वो घड़ी जिसका पिछले 7 सालों से बीएड अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पेपर का पैटर्न क्या है, प्री मेंस में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव। इसके अलावा आरक्षण से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में बने हुए हैं कि जो विवाहित महिला है उनका आरक्षण के लिए कास्ट सर्टिफिकेट किस के बिहाफ पर बनेगा। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी खबरों से और साथ ही साथ इस भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैरियर बिट चैनल के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट का लिंक मिलेगा। मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वीडियोज वहां पर भी पब्लिश होती हैं और हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। इसलिए जरूरी ये है कि बेवजह के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके लिए काम के होंगे, भविष्य में आपको पछताना ना पड़े, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को पॉज करिए और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आवेदन आज ही से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 होने वाली है और करेक्शन करने की जो अंतिम तिथि होगी और फीस सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी सितंबर में 4 तारीख को निर्धारित किया गया है। आवेदन केवल वही लोग कर पाएंगे जो कि ऑलरेडी ओटीआर कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जब तक ओटीआर नहीं करेंगे तब तक आप आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पहले ओटीआर करना होगा, फिर आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ओटीआर किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ओटीआर करिएगा। कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो कि साइबर कैफ़े के माध्यम से अपने आवेदन को कंप्लीट करते हैं, उनके लिए विशेष सूचना यह है कि जनरली देखा गया है कि वो अपनी ईमेल आईडी वहां पर डाल देते हैं। कोई महिला कैंडिडेट का अपना पर्सनल कोई ईमेल आईडी नहीं है तो वहां पर साइबर कैफ़े वाला अपना डाल देता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर आयोग आपसे करना चाहे तो वो कम्युनिकेशन आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना करके ही उसे ओटीआर में सबमिट करें और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ही वहां पर डालें। देखिए, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाएं निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अनवरत अवलोकन करते रहें। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देशित एसएमएस द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। तो अपना खुद का पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर ही वहां पर ओटीआर में डालिएगा। आवेदन शुल्क यानी फीस की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो परीक्षा का शुल्क 100 रुपये रखा गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये, टोटल 125 रुपये का शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लिए टोटल फीस जो है वो 65 रुपये और दिव्यांग जन के लिए टोटल फीस जो है वो 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी, साथ ही साथ महिला के लिए भी, ठीक है, उनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनको फीस देना होगा। ठीक है, अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फीस का मतलब क्या हो गया कि महिला है और मान लीजिए वो ओबीसी से बिलोंग करती है तो उसका मूल श्रेणी क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी उसका फीस 125 लगेगा। मान लेते हैं कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है और इसके साथ ही साथ वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फीस कितना लगेगा, ये वाला लगेगा। ये मूल श्रेणी हो गया। ठीक है, 2 पेपर यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, पहला प्री और दूसरा मेंस। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे मेंशन किया गया है, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला मुख्य लिखित परीक्षा 2025 के प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन करने हेतु उत्तर प्रदेश जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। चयन मुख्य परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा, यानी जो प्री एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो लिखित परीक्षा में जो आपके अंक होंगे उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,466 हैं, जिसमें से पुरुष वर्ग के लिए 4860 रिक्तियां हैं और महिला वर्ग के लिए 2525 रिक्तियां हैं। साथ ही साथ 81 रिक्तियां दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत यहां पर निकाली गई हैं। अब ये जो पोस्ट है ये फिक्स नहीं है, ये घट या फिर बढ़ सकता है। ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे होगा और लेवल 7 के अंतर्गत इनकी जो सैलरी होगी
वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में होगी। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप EWS कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो EWS का जो प्रमाण पत्र होगा वो कितना पुराना चाहिए होगा, उसके संबंध में यहाँ पर मेंशन किया गया तीसरे नंबर पॉइंट में। आप ध्यान से देखिएगा, EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिस एंदिस के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। यानी कि आप आवेदन कब कर रहे हैं? 2025 में, यानी कि 2024 में निर्गत जो आपका प्रमाण पत्र होगा EWS कोटे का वो मान्य होगा। अगर आपका 2023 का है नहीं मान्य होगा, 2022 का है नहीं मान्य होगा, 2024 के पहले का कभी कभी है तो वो मान्य नहीं होगा। जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ष से एक वर्ष पूर्व, साफ शब्दों में लिखा गया है, और इनका जो पत्रांक था 2019 वाला उसके अनुसार यहाँ पर साफ शब्दों में पढ़ सकते हैं, आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। 2025 में आप आवेदन कर रहे हैं तो 2024 तक का ही केवल मान्य किया गया है। ठीक है। 2024 से लेकर के 2025 तक का या फिर अब तक का जो भी आपका बना होगा वो मान्य होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि 2024 से पहले का एलिजिबल हो जाएगा या फिर मान्य हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, तो वो मान्य नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, आप बनवा लीजिएगा अगर आपका 2024 से पहले का होगा तो। ठीक है। अगर आप मूल निवासी नहीं हैं यूपी के तो उस कंडीशन में ना तो आपको आरक्षण मिलेगा और ना ही आयु में छूट मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही ये दिया जाएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण महिला अभ्यर्थियों के लिए, मैंने जैसा कि आप सभी को पहले भी अवगत कराया था कि अगर आप एक मैरिड वुमन हैं तो उस कंडीशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पिता के बिहाफ पर बनेगा। 8वें नंबर पॉइंट में साफ शब्दों में आप पढ़ सकती हैं, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बातें कही गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए। यानी कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। यानी कि आपका BEd भी कंप्लीट होना चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। ठीक है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हिंदी विषय के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय के लिए आपका यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी में स्नातक मांगा गया है, हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। और संस्कृत आपका इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और BEd होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के लिए आप देख सकते हैं BEd अनिवार्य है और अंग्रेजी साहित्य में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। गणित विषय के लिए आप देख सकते हैं आपका एक विषय के रूप में गणित मांगा गया है और साथ ही साथ आपका BEd अनिवार्य है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग विज्ञान विषय के लिए बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान विषय के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ BEd यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद से सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इन चारों में से कम किन्हीं 2 विषय में आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और BEd यहाँ पर भी अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर साइंस के लिए तो यहाँ पर देख लीजिए BEd जो है वो यहाँ पर देखिए ये प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इससे पहले क्या था, BEd यहाँ पर ऐसे लिखा होता था BEd की उपाधि, लेकिन यहाँ पर प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रिफरेंशियल का मतलब अधिमानी अर्हता, यानी कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए जो BEd है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप BEd होते हैं तो आपको अधिमानी अर्हता के तौर पर अगर नंबर समान होता है 2 कैंडिडेट का, मान लीजिए 2 कैंडिडेट है A और B, दोनों के 25-25 नंबर आ गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान रहा हूं, और नंबर सेम है, तो इन दोनों में से अगर एक ही सीट है और किसी एक का सिलेक्शन करना है, मान लीजिए A BEd है और B BEd नहीं है, तो A का सिलेक्शन हो जाएगा, B का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर BEd अनिवार्य नहीं था इसलिए B इसमें शामिल हो पाया। लेकिन जब नंबर समान हो जाएगा तो वहाँ पर BEd वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा A का और B का सिलेक्शन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। चलिए उर्दू विषय के लिए बात कर लें तो उर्दू में आप देख सकते हैं उर्दू विषय से आपका स्नातक मांगा गया है और साथ ही साथ BEd मांगा गया। जीव विज्ञान के लिए देख लीजिए, जीव विज्ञान में आपका वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ स्नातक मांगा गया है और साथ ही साथ BEd अनिवार्य है यहाँ पर भी। इसके बाद संस्कृत की बात कर लें तो देखिए संस्कृत के साथ स्नातक की डिग्री मांगी गई है और BEd अनिवार्य है यहाँ पर भी।
और इसी तरीके से कला विषय का देख सकते हैं, इसी प्रकार से संगीत विषय का देख सकते हैं। वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाणिज्य में स्नातक यानी कि कॉमर्स से ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर भी अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक की उपाधि मतलब कोई भी सा भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीए किए हैं, बीएड की बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, सब कुछ चलेगा। एक स्नातक की उपाधि मांगा गया है, साथ ही साथ बीपीएड मांगा गया है या फिर बीपीई मांगा गया है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड या बीपीई अगर आप हैं तो शारीरिक शिक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ ही साथ बीएड मांगा गया है। और कृषि के लिए बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे कृषि में स्नातक और बीएड यहाँ पर भी अनिवार्य है। चलिए अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज के लिए जो थ्रेशोल्ड डेट निर्धारित किया गया है वो 1 जुलाई 2025 निर्धारित किया गया है और इस डेट को कम से कम आप 21 वर्ष पूर्ण कर लेने चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं पर अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो अधिकतम आयु आपके लिए 55 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष मैक्सिमम, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 55 वर्ष होगा। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम एज में वो उसका छूट आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर नीचे ही लिखा गया है अधिकतम आयु में छूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ष की छूट दिया गया किस किस को। यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी और सरकार के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। यानी कि अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं या फिर एडेड स्कूल के टीचर हैं, इसके अलावा अगर आप कुशल खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत खेलों के एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उन सबको 40 वर्ष प्लस 5 वर्ष जो छूट मिला करके यानी कि अधिकतम 45 वर्ष तक आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 15 वर्ष का छूट दिया गया है। मैक्सिमम एज 40 था और उसमें 15 जोड़ देंगे तो वहीं यहाँ पर 55 वर्ष तक इनको एलिजिबल मान लिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भूतपूर्व सैनिक की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के आपातकालीन कमीशन द्वारा प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन द्वारा प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान्य होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 15 वर्ष सेवा दी है तो सेवा प्लस 3 वर्ष यानी टोटल 18 वर्ष हो गया और मैक्सिमम एज लिमिट कितना था 40 था, तो 40 प्लस 18 यानी कि 58 साल तक आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। ठीक है, ये 58 फिक्स नहीं है, ये आपकी सेवा, सेना में की गई सेवा। अब ये सेवा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, कोई मान लीजिए 10 साल, कोई मान लीजिए 5 साल, जितना भी आपने किया उसमें 3 साल जोड़ दीजिए और जितना भी वैल्यू आएगा उसको अधिकतम एज में आप जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी उतने एज तक अगर आप हैं तो आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो अभ्यर्थी का जितना भी शैक्षणिक योग्यता होगा उसमें जो भी आपने दावे किए हैं पुष्टि में अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा और दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र अभिलेख न प्रमाण पत्र अंक पत्र स्वप्रमाणित ना होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें 15 गुना जितने भी पोस्ट हैं उसमें अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए 1000 पोस्ट हैं तो उस सब्जेक्ट के टोटल 15 गुना यानी कि 15,000 अभ्यर्थी प्री में पास माने जाएंगे और उनको फिर मेंस में एग्जामिनेशन में सम्मिलित कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर के लगभग 7,500 वैकेंसी है तो 15 सत्ते होता है 105 और 15 पचे 75 यानी कि 1,08,000 के आसपास आप मान करके चलिएगा टोटल जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर सफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, 1,08,000 सभी सब्जेक्ट को मिला करके मैं बता रहा हूँ, 15 गुना यहाँ पर पास होंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ें देखी जाएंगी, जितने भी पद होंगे उनका 15 गुना यहाँ पर सफल घोषित किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये जो प्री एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है,
आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है और ये निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/3 रखा गया है, 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 जो है वो एक प्रश्न का जो अंक होगा उसका 1/3 है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक प्रश्न का कितना नंबर अलॉट किया गया। जैसे मान लेते हैं अगर 2 नंबर अलॉट किया गया तो 2 का 1/3 यानी कि 0.66 आपका निगेटिव नंबर कटेगा, निगेटिव नंबर अलॉट किया जाएगा अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो। ठीक है, अब आप उस 15 गुना अभ्यर्थियों में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिसाइड किया गया है। आप 15वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो जो मिनिमम इफिशियंसी होगी वो 35% निर्धारित किया गया है, यानी टोटल जितना भी नंबर होगा उसका मिनिमम 35% आप पाएंगे तभी आप सफल माने जाएंगे। हालांकि मेरिट में आप आएंगे या नहीं, मेंस में आप एलिजिबल होंगे या नहीं, वो अलग बात है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं 35% से कम प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता 40% निर्धारित किया गया है, यानी कि SC ST को छोड़ करके बाकी जितनी भी कैटेगरी है उन सब में अगर आप 40% से कम पाते हैं तो आप ऐसे ही फेल मान लिए जाएंगे। ये प्री की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है। जैसे SC ST का फॉर्मेट ये देख पा रहे होंगे, नीचे यहाँ पर OBC का फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो EWS कोटा है उसके लिए यहाँ पर आप आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पर फॉर्मेट देख पा होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि EWS कोटे के लिए कौन सा एलिजिबल होगा। तो अगर आपके सभी स्रोतों से मिलाकर के सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेरे परिवार की कुल स्रोतों वेतन, कृषि, व्यवसाय और पेशा इत्यादि से कुल वार्षिक आय, यहाँ पर जितना भी आपका होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद से मेरे परिवार के पास उल्लेखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई भी परिसंपत्ति नहीं है, अथवा करके लिखा गया है। कई स्थानों पर स्थित परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट के लिए अथवा केवल लिखा गया है। ठीक है, पहले तो आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ चौथा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के सभी संपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे EWS कोटे के लिए। अगर शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आपके पास फ्लैट है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड आपके पास नहीं है। ये फ्लैट की बात की गई है, फ्लैट। और ये आवासीय भूखंड मतलब कि जहाँ पर जमीन पर आपका घर बना होगा, अधिसूचित नगरपालिका अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में आ रहा है तो 100 वर्ग गज से ज़्यादा आपका वो जमीन नहीं होना चाहिए जिस पर घर बना है। और अगर नगरपालिका के अंतर्गत वो नहीं आ रहा है तो 200 वर्ग गज से ज़्यादा का वो ज़मीन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप क्या घोषणा कर रहे हैं, सीमा से अधिक नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास है और भले ही आपका 8 लाख से कम इनकम है तो भी आप EWS कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और OBC के लिए तो आपको पता ही होगा, अगर आपकी 8 लाख से कम इनकम है तो ही आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, अन्यथा OBC का सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। बन सकता है लेकिन वो क्रीमी लेयर का बनता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल, उनके लिए किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा भी नहीं। चलिए अब पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र होगा और ये वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप हिंदी विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से और 120 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। मान लेते हैं आप गणित विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से और 120 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे। अब 150 टोटल प्रश्न होंगे और इन टोटल प्रश्नों का टोटल अंक जो होगा वो 300 अंक होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। और इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
अब जैसे आपने गणित से अप्लाई किया या फिर मान लेते हैं आपने हिंदी से अप्लाई किया, तो यहाँ तो हमारा कंफर्म है कि एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे जा रहे हैं, जैसे कि सामाजिक अध्ययन विषय के लिए मान लीजिए, तो वहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं और उनमें से कोई 2 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, प्रत्येक को मिलाकर के 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से कोई भी 2 पेपर, 2 खंड आपको चयन करके उत्तर देना होगा। कोई भी 2 आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया प्री की बात। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात हो रही है और इसके पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पेपर होगा और ये परंपरागत होगा। परंपरागत मतलब रिटन टाइप एग्जामिनेशन ये होने वाला है। प्रश्नों की संख्या देखें तो केवल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 करके 2 सेट प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंकों की संख्या देखें तो यहाँ पर 200 अंक के कुल प्रश्न होंगे। ये वाला जो 10 होगा वो 80 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। और ये वाला सेट जो होगा वो प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 12 नंबर का होगा। और इसके लिए समय कितना दिया गया है? 3 घंटे का समय दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी सूचना है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे कि देखिए, प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब कि टोटल 20 प्रश्न अनिवार्य हैं तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। जैसे कि 10+10 लिखा था, उसी को कहा जा रहा है 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की संख्या 125 शब्द होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, मतलब पहला जो सेट होगा 10 प्रश्न का वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा और इस प्रत्येक प्रश्न को 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है। खंड ब के लिए टोटल 10 प्रश्न होंगे और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 200 शब्दों में लिख करके आपको जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 12 नंबर का होगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप। अब अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा 4 सेक्शन दिए हैं, तो भूगोल का आप सिलेबस ये पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इतिहास का सिलेबस ये पूरा देख सकते हैं। इसके बाद से इधर आएंगे, ये नोटिफिकेशन आप आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र का ये सिलेबस देख सकते हैं और इसी प्रकार से विज्ञान विषय में आप भौतिकी और फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिजिक्स का सिलेबस है और ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। इसी तरीके से अगले सब्जेक्ट की बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप इनका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से गणित विषय का आप देख सकते हैं, तो ये पूरा सिलेबस रहने वाला है और अन्य सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है। अब जो प्री एग्जामिनेशन में 30 अंक का सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे से प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं ये पूरा देखिए, ये यहाँ तक का पूरा सिलेबस है जो है इनका है वो सामान्य अध्ययन का, ठीक है। 5वां टॉपिक होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व। इसके बाद से 6ठा भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान और प्रारंभिक गणित एवं हाई स्कूल स्तर तक का ये अंक गणित आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और मेल फीमेल वाइज अलग अलग अगर आप पद देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष शाखा में हिंदी विषय के लिए 568, अंग्रेजी विषय के लिए 540, गणित विषय के लिए 556, विज्ञान विषय के लिए 764, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर 561 पद। और यहाँ पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी दिव्यांगजन के लिए सीटें बताई गई हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो प्रश्न रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।